आजाद साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने समीला बलोच केस को मुस्तरद कर दिया है और एक नया फैसला सुना दिया है, तो क्या आप समझते हैं कि बुनियाद पैदा होगी है और सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में और भी अपने माजी के फैसले जो है उनको मुस्तरद कर सकती है, जैसा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है उसमें सदारती रेफरेंस की आज भी समाअत हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भुट्टो साहब के केस में जो 1979 के 7 मेंबर बेंच का फैसला है उसको भी रिवर्स कर सकती है? देखिए, ये जो दोनों केस हैं इनकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है वो जुडिशल मर्डर के ज़मरे में आता है जी। और उसके अंदर ख़ुद सज़ा देने वाले जज साहिबान ने ये बात कही है कि हम पे प्रेशर था, दबाव डाला गया। तो एक मकसद तो हमारा ये है कि तारीख़ को सही किया जाए और जो कुछ जुल्म हुआ है उसको सामने लाया जाए कि इस तरीके से प्रेशर डाले गए और एक झूठा केस बनाया गया। दूसरा ये है कि ये सिलसिला अब ख़त्म हो कि अदलिया के ऊपर बाहर से कोई प्रेशर डाला जाए और अदलिया से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाएं। तो मोहतरम काजी साहब ने जो एक ये केस को लिया है, हमें बड़ी खुशी है इस बात पे और इसका एक लाजमी नतीजा मेरे ख़्याल से ये निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या दूसरी अदालतों के ऊपर जो बाहर से दबाव डाला जा रहा है उसकी हौसला शिकनी होगी। जहाँ तक ये आज का फ़ैसला है उसमें उसकी नौइयत ये है कि एक मुद्दत मुतय्यन नहीं थी जो आइन की जो शिक़ है उसके अंदर, और हर सज़ा की एक ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत होती है, कोई सज़ा ऐसी नहीं है जिसकी कोई मुद्दत ना हो। वो है ना, हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते, तो इस यहाँ कोई मुद्दत नहीं थी। इसलिए जो ये तरमीमी बिल था हमारा इलेक्शन के कानून का, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द किया गया। मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी उसके रुकन थे मेरे साथ, और हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की हद मुकर्रर की है उस कानून के लिए। और जैसा कि आपको पता है, अदलिया आइन साज इदारा नहीं है, आइन साज इदारा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट ने कमेटी की इस सिफारिश को कबूल किया और ये कानून पास कर दिया। तो अब अदलिया के लिए सिर्फ ये था कि हाँ, उस कानून पे अमल दरामद होना चाहिए और जो गलत फ़ैसले हो गए थे इस कानून की अदम मौजूदगी में उनको दुरुस्त किया जा सके। और बड़ी खुशी की बात यह है कि 6-1 की अक्सरियत से पार्लियामेंट के पास किए हुए इस कानून की तायीद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई है। अच्छा, अफनानुल्लाह साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, क्या इस फ़ैसले के बाद आप ये समझते हैं कि जो लोग इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं और वो कहते हैं जी 8 फरवरी की बजाय कुछ आगे ले जाएं, तो आज क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन दोनों की जो ताहयात नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, तो अब इलेक्शन 8 फरवरी ही को होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होना चाहिए और ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि अगर हम समझें कि ठीक है अब हम इलेक्शन करा देते हैं वरना आगे करते रहें। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है बल्कि इस मुल्क की आवाम के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए कि आप कहेंगे जी इलेक्शन आगे कर दें, क्योंकि आप माजी को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, जिन्होंने पहले इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि 3 महीने का कह के फिर 10 साल इलेक्शन ही नहीं हुए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी की डेट पे तमाम आइनी इदारे एक तरफ आ चुके हैं, तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ आ चुकी हैं और आवाम एक तरफ आ चुकी है। तो अब 24 करोड़ लोगों का जब एक तरफ इंटरेस्ट आ जाए तो फिर वही प्रिवेल करता है। अच्छा, लेकिन ये जो एक तासुर है कि 2018 में जब वो जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे और उमर अताब बंदयाल साहब भी थे उस बेंच में और एजाजुल एहसन साहब भी थे, शेख अजमत सईद साहब भी थे और सजाद अली शाह भी थे, तो सबको पता था कि ये बेंच जो है ये ताहयात नाअहली की तरफ जा रहा है। जी, सब प्रेडिक्ट कर रहे थे, अक्सरियत प्रेडिक्ट कर रही थी कि ये ताहयात नाअहली की तरफ। अजमत सईद साहब ने भी जो रीजनिंग थी, रीजनिंग से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन मजमूई तौर पे वो भी कह रहे थे कि जी मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन रीजनिंग उनकी डिफरेंट थी। अच्छा, अब ये 2024 में ये 7 मेंबर बेंच, सबको पता था कि ये नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जो
ताहयात नाअहलिया ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो हमारी अदालतें हैं, इनके फ़ैसले इस किस्म के जो सियासी नौयत के होते हैं वो प्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं? लोगों को पहले ही पता होता है क्या फ़ैसला होगा। देखिए, इससे अगर आप कुछ आपकी जो बात को मैं अगर आगे लेके चलूँ, कुछ साल पहले चले जाएं या पिछले जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके जो बेंच की कॉम्पोजिशन थी उससे बेसिकली आप ये बता देते थे कि जी ये बेंच, अब ज़ाहिर है पनामा बेंच अगर आपने बनाया, जो आपने जजेस के नाम लिए उन्होंने जो माजी के फ़ैसले दिए हैं उससे आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि आगे मुस्तक़बिल में वो क्या फ़ैसले देंगे। तो उस सूरत में तो समझ में आती थी, मगर अभी जो है अदलिया, मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल मेरिट के ऊपर जो है वो काम कर रही है। ये एक जो है वो ज़्यादती है किसी के साथ भी, कि आप जो है वो एक शिक आइन में है उसको इस्तेमाल करके आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें। आपने बिल जमा कराया है, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ऊपर नीचे हो गए, आप फारिग हैं। आपने कोई चीज़ लिखते हुए 5 तोले की जगह 7 तोला कर दिया, इस अदलिया ने जो हाल ही में एक फ़ैसला हुआ, इस अदलिया के एक बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और कुछ दिनों के बाद एक और बेंच आया और उसने उसको रिवर्स कर दिया। जी, तो वो भी ठीक था। देखिए, मैं तो ज़ाहिर है कानूनी हिसाब से ही चलेंगे, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि ठीक था। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आप बताएं कि ये क्या आला अदालतों का एहतराम अपनी जगह पे हम सब उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये एक अवामी सवाल है कि 2018 में भी सबको पता था कि ये जो 5 मेंबर बेंच है ये नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेगा और उसने किया। और अब 2024 में सबको पता था, बच्चे को पता था, ये जो 7 मेंबर बेंच है ये नवाज शरीफ साहब की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर देगा। तो हमारी जुडिशरी के ये फैसले जो हैं ये पहले से लोग पेशीन को ही कैसे कर देते हैं इनकी? जी देखिए, मैं इसको ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ हामिद मीर साहब जी। ये जो पहला केस था उसमें मुझे अमाइकस अपॉइंट किया था उस वक्त के बेंच ने, और मुझे याद है कि मैंने उधर ये बहस की थी कि जो आर्टिकल 62(1)(f है उसके तहत जो नाअहली है वो चूँकि आइन में नहीं लिखी, इसलिए इसको एक रीज़नेबल एक नाअहली होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी सज़ा की वजह से आपको या कोई कन्विक्शन की वजह से आपको नाअहली हुई है तो नाअहली उस सज़ा की मुद्दत तक होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। तो इस पर बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त के बेंच ने अपनी जो सोच समझ के मुताबिक ये कहा कि नहीं, नाअहली ताहयाती होगी, क्योंकि बाकी जगह पे तो आइन में लिखा है कि कितनी मुद्दत होनी चाहिए नाअहली की, लेकिन आर्टिकल 62(1)(f के तहत कुछ नहीं लिखा। उसके बाद ये डिबेट पार्लियामेंट में भी होती रही और पार्लियामेंट ने बहरहाल अगले उस जजमेंट के बाद कोई तब्दीली आइन में नहीं की। ये जो बात आप कह रहे हैं, हुई, बड़ी बात आप कह रहे हैं, कमेटी में भी आई डिबेट। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जस्टिस अजमत सईद साहब का जो एक सेपरेट नोट था 2018 के फैसले में, उसका जो पैरा 8 है उसमें उन्होंने यही बात की है जो आप इस वक्त कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये डिबेट चलती रही और मेरा ख्याल है अब जो फाइनल फैसला आया है ये भी जज साहिबान ने वो काम किया है जो कि पार्लियामेंट को शायद करना चाहिए था, आइन में तरमीम करके, और ये आर्टिकल 62(1)(f की क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अदालत ने ये फ़ैसला कर लिया। तो इसको आप फैसले को डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी जो रीजनिंग है उसको बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी वैलिड है। हम भी सोचते थे एज ज्यूरिस्ट्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, कि ये आर्टिकल 62(1)(f किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने दे दी थी डिस्क्रेशन अदालतों को कि अदालत जब चाहे किसी को कह सकती थी कि आप सादिक और अमीन नहीं है और नाअहल कर सकती थी, और जब चाहे किसी को कह सकती थी कि आप दुरुस्त हैं, हम आपको नाअहल नहीं करेंगे। तो ये इतनी बड़ी पावर या डिस्क्रेशन देना अदालत को मेरा ख्याल है गलत था, और अच्छी एक बात है, एक जजमेंट ने दुरुस्त कर लिया। इसको सियासी तो आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस साइड ऑफ द पॉलिटिकल होराइजन पे बैठे हैं, लेकिन आपको अगर आप प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ की तरह पूछें तो फिर इस फैसले को आप बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर सकते। इस फैसले में और पहले फैसले में भी अपनी अपनी रीजनिंग थी